नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 41। जानकी अपने से शंका जाहिर करते हुए सासू माँ को कहती है, अब मोहन भैया को भीतर भीतर डर सता रही है कि कहीं सुलोचना अपने से कोई गलत कदम ना उठा ले। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मोहन भैया भी दुखी होकर कोई गलत कदम उठा लेगा, क्योंकि एक तो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। वहीं दोनों तरफ से शर्त रखी गई, जैसा कि हमारे घर के तरफ से शर्त रखी गई है कि वह लोग हमारे घर में आकर अपनी तरफ से शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य में वह लड़की कभी नाटक नहीं करेगी। वहीं वह लोग भी शर्त रखे हैं कि आपके घर वाले अगर इस तरह के लड़की को स्वीकार करने की शपथ लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यह विवाह संभव नहीं होगा। अब दोनों परिवारों के हठधर्मी के बीच में फंसा यह दोनों बच्चे। तभी तो वह लड़की नदी में कूदकर जान दे रही थी, परंतु समय रहते मोहन भैया कूदकर उसे बचा लिया। परंतु कल का क्या पता, कोई और कदम उठा ले सकती है। या तो हो सकता है कि मोहन उससे मिलने को उनके घर में चला जाए, तो बात कहां से कहां बिगड़ जाएगा कहना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें भी कुछ सोचना चाहिए तथा उचित कदम लेना चाहिए, क्योंकि कोई दिनों से मैं जो हालात देख रही हूँ मुझे तो बहुत डर सता रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई अनहोनी हो जाए। समय का क्या भरोसा, समय के साथ साथ किसके मन में किस तरह के भावनाओं की उदय हो, इस विषय पर कुछ कहना मुश्किल है। अपनी बहू की बातें सुनकर बड़ी देर तक भवानी देवी चुपचाप रह गई। अपनी आंखें मूंद कर सोचने लगी, क्या बहू की बातें सच है? क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है? बहू की कही हुई कुछ कुछ बात तो सही लगती है। जब से मेला खत्म हुई है, नाटक करने वाले चले गए, तब से मोहन घर पर रहता तो है, मगर अधिकतर समय घर से दूर रहता है। या तो घाट पर रहता है या तो कहीं और, मगर घर में कम ही आता है। और आता भी है तो ठीक से कोई बात भी नहीं करता। यहाँ तक तो सही है, परंतु बात इतनी आगे बढ़ गई है, यह तो अब पता चला। अगर ऐसी बात है तो हमें किसी तरह के नुकसान होने से पहले ही सोचने होंगे। बहुत देर के पश्चात भवानी देवी हताशा भरे लहजे में कहने लगी, ठीक है बहू, राधावल्लभ को घर में आने दो, फिर उसे कहकर देखो कि क्या कहता है। अपनी सासू माँ की बातों में जानकी को कुछ आशा की किरण नजर आने लगी और मन ही मन सोचने लगी, बिट्टू के पापा को तो आने का समय हो गई है। हीरालाल से खबर भिजवाए हैं कि शायद 2-4 रोज में आ जाएंगे। बिट्टू के पापा आने पर उन्हें सारी बातें कहूंगी, शायद उन्हें तो मैं मना लूंगी। ऐसे में जानकी कहने लगी, अच्छी बात है, बिट्टू के पापा शायद 2-4 रोज में आने वाले हैं, फिर बातें कर लीजिएगा। हमें कोई ना कोई उपाय तो अवश्य खोजना होगा। समय आगे बढ़ता गया कि मोहन रोज की तरह राम जी के घाट पर जाकर मुरझा हुआ चेहरा बनाकर नाव पर बैठा रहता है, या तो किसी पेड़ के नीचे लेटकर दिन भर सुस्ताने लगता है और बहाना बना लेता कि तबीयत ठीक नहीं है। मोहन दिन भर सुलोचना को लेकर बहुत से बातें सोचते रहता है और उसी के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। उसे रह रहकर बीते दिनों में सुलोचना के साथ बिताए दिनों की याद आती रही। सुलोचना के कहे बात उसे बार बार याद आती है, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? मैं जीवन भर आपको भुला नहीं पाऊंगी, चाहे हमारी मिलन इस जन्म में हो या नहीं, मगर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपको भुला नहीं पाऊंगी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ही जाने हमारी मुरादें पूरी होगी या नहीं। पता नहीं हमें इस राह पर चलते हुए कितने सजा भुगतने होंगे, मगर प्यार में एक अलग ही आनंद है जो सबको नसीब नहीं होती। मोहन सुलोचना को लेकर भाव विभोर हो जाता है। दिन भर उसे लेकर तरह तरह के भावनाओं में पूरा दिन बीताने के पश्चात शाम को सवारी लेकर कुशलपुर लौट आता है और अपने घर को चला जाता है। कभी एक रोज राधा बल्लभ व्यापार से लौटा और घाट पर आकर कुशलपुर जाने का इंतजार करने लगा, तो अचानक उसकी नजर मोहन के नाव पर पड़ा। वह लोगों से पूछने लगा तो पता चला कि वह मोहन है
और रोज इस तरह से दिन भर काम काज के बगैर पड़ा रहता है। ऐसे में राधावल्लभ धीरे से वहां पहुंचा और आवाज लगाने लगा तो मोहन अपने आंखें खुले बिना ही कहने लगा, अभी नहीं चलना, शाम को चलेंगे, अभी बैठे रहो या तो किसी और के नाव में चले जाओ। ऐसे में आवाज लगाते हुए राधा वल्लभ कहने लगा, अरे मोहन, मैं राधावल्लभ कह रहा हूँ, भाइया के। आवाज सुनते ही अकस्मात मोहन चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया तथा लज्जा महसूस करते हुए कहने लगा, अरे भाई साहब, आप कब आए? चलिए। कहते हुए मोहन अपने भाई साहब को कुछ कहने का मौका दिए बगैर नाव छोड़ने को तैयार हो गया। भाई साहब के सामान वगैरह अपनी नाव पर चढ़ा लिया और हाँकने लगा, जोर जोर से आवाज लगाने लगा ताकि कुशलपुर की तरफ जाने वाले सवारियां मिल जाएं और चलने लगा। कुशलपुर पहुंचने पर सभी सवारियां उतार कर अपने घर में चले गए। ऐसे में मोहन अपना नाव को किनारे पर जमा कर भाई साहब के सामान वगैरह लेकर दोनों एक साथ घर की ओर चला गया। उन्हें देखकर माँ भवानी देवी आंगन के बाहर तक आ गई। गोदी में बिट्टू को लेकर जानकी घर की बरामदा में खुंटी के सहारे खड़ी रह गई और उत्सुकता भरे मन में दोनों को स्वागत करने को पलके बिछाए खड़ी हो गई। बड़े दिनों के पश्चात राधावल्लभ घर में आया तो माँ के पर छूते हुए हलचल पूछने लगे। इतने में जानकी अपने बिट्टू को पापा जी के गोद में डालकर अपने पति देव के पैर छूते हुए तथा शर्माते हुए रसोई घर में चली गई और एक लोटा भरकर पीने की पानी और गुड़ लेकर आ गई। अपने पतिदेव को देते हुए कहने लगी, लीजिए, आप पहले पानी पी लीजिए, फिर स्नान करके खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। राधा वल्लभ पानी पीकर बिट्टू के साथ खेलते हुए अपने माँ जी के साथ बतियाने लगा। अपने व्यवसाय के बारे में माँ जी के संग बातें करने लगा। मोहन बड़ा ही व्याकुलता के साथ कभी जानकी भाभी की ओर ताकने लगा तो कभी बड़े भाई साहब राधा वल्लभ और माँ के ओर ताकते रहा और मन ही मन सोचने लगा, भाई साहब तो घर में आ गए, अब पता नहीं सभी मिलकर हमारे किस्मत के फैसला किस तरह से करेंगे। ऐसा ना हो कि पूरे पासा ही पलट जाएं और हम दोनों जीवन भर यूं ही तड़पते हुए रह जाएं। दिन ढलकर शाम हो गई। रात को खाना खाकर राधावल्लभ अपने बिस्तर पर चला गया। पीछे पीछे जानकी भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और बातों बातों में मोहन और सुलोचना के विषय में सारा विषय उसे वर्णन करती रही। राधावल्लभ चुपचाप अपने पत्नी की बातें सुनता रहा। ऐसे में काफी देर तक बातें होती गई। तभी जानकी कहने लगी, आप एक दो दिन अपेक्षा कर लीजिएगा, काल ही माँ जी से इस विषय में बातें नहीं करना, उन्हें बुरा लगेगा यह सोचकर कि इतनी जल्दी मैं आपको सारा कुछ कह दी, परंतु मुझसे तो रह नहीं गई। ऐसे में आप 2-4 दिन रुक कर बातें कीजिएगा। कुछ दिन बीतने लगा कि राधावल्लभ अपने घर में ही रह गया। उसे महीना भर घर में रहना होगा। फिर से उसे नई जगह पर व्यापार को जाना है, वहां पर भी उसे 2-3 महीने के लिए जाना होगा। ऐसे में जब तक फिर से जाने का समय ना हो तब तक वह घर में ही रहने लगा। ऐसे में पूरा दिन भर किसी न किसी विषय में सभी के साथ वार्तालाप होता रहता है। कभी अपने माँ के साथ खेत में काम करने को चला जाता, परंतु मोहन है कि उसे खेत खलियान के काम नहीं भाता आता, उसे संभालने के प्रति उसका कोई उत्साह नहीं रहता। तभी राधावल्लभ को अपने भाई मोहन के दिनचर्या के बारे में ख्याल आ गया और कहने लगा, मोहन, क्या तेरा तबीयत तो ठीक है ना? आजकल शायद तू समय से ना तो घर में आता है, ना ही मन लगाकर नाव चला लेता, या तो घाट पर पड़ा रहता है या तो घर पर ही सोया हुआ रहता है। क्या बात है, तेरा तबीयत तो ठीक है ना? घाट पर सभी लोग बता रहे थे कि मोहन तो आजकल नाव चलाने के बजाय आराम ज्यादा करता है, पूरा दिन भर नाव पर सोया रहता है। तभी अचानक जानकी टोकते हुई कहने लगी, आजकल देवर जी तन से तो ठीक ठाक है, मगर मन से बीमार रहते हैं, और आप तो जानते हो कि मन के बीमारी की कोई इलाज नहीं है, वह केवल अंदर ही अंदर मनुष्य के दिलो दिमाग को कमजोर बनाती है। मोहन भाभी जी के कथन का मतलब समझ गया, मगर किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया। जब तक बात आगे बढ़े तभी माँ भवानी देवी कहने लगी, बेटा एक बात है,
मैं सोच रही हूँ कि तू भी जान ले और सटीक निर्णय ले। राधावल्लभ अनजान सा बना रहकर कहता है, ऐसी क्या बात है माँ? आप जो कहेंगे वही ठीक है। तभी माँ भवानी देवी शंका भरे लहजे में कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, बात जरा सा मोहन का है। यहाँ सुल्तानपुर में कुछ दिन पहले मेला लगी थी, जो हर साल भगवान जगन्नाथ देव जी के रथ यात्रा के मौके पर होती है। कहते हुए भवानी देवी अपनी सारी बातें मोहन और सुलोचना के विषय में कहने लगी। राधा बल्लभ तन्मन से सुनता रहा। ऐसे में बहुत देर तक सुनने के पश्चात राधावल्लभ कहता है, तो अब आप क्या चाहते हैं? जवाब में भवानी देवी कहती है, बेटा, समय कुछ ऐसा है कि हमें सकारात्मक विचार के साथ जो भी करना उचित है वही करने होंगे, ताकि मोहन के मनोदशा ठीक हो जाए। मगर मेरे मन गवाह नहीं देती कि उसे हमारे घर के कहते हुए चुप हो गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।